आपके 2 या 3 मार्क्स कहीं गलत आंसर की वजह से तो नहीं कट रहे। सीटेट पास या फेल का डिसीजन सिर्फ एक क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रूबल और आज की इस वीडियो में हम सीटेट आंसर की का एग्जैक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। सही आंसर्स, बोनस के चांसेस और वो क्वेश्चंस जहां सब कंफ्यूज हो गए। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि हर मार्क मैटर करता है। अगर आप सीटेट सीरियसली दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, बायो पार्ट से था। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। देखो इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा एग्जैक्ट सीक्वेंस पूछा हुआ है। क्लियर, ये मैंने आपको कम से भी कम 2 या 3 बार मैंने आपको कराया, कन्फ्यूजन क्लियर सीरीज में भी और वैसे भी मैंने पीवाई क्यूज में भी कराया आपको। देखो इसमें ऑप्शन ए में क्या है, पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। देखो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसका एक पूरा सीक्वेंस होता है। मैंने यहाँ पे पूरा सीक्वेंस मैंने करेक्ट लेकर आई हूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से था, फिलिंग द ब्लैंक्स ही उसमें फिल करने थे, लेकिन वो पूरा लाइन वाइज लिखा हुआ था। ये मैंने खुद से पीडीएफ क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि 1-2 वर्ड का इधर उधर हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखो राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या है, पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। बी में क्या है, pulmonary arteries take deoxygenated blood from the heart to lungs. C, pulmonary veins return oxygenated blood from the lungs to heart. D क्या है, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड का फ्लो कहाँ पे होगा, टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ओरिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर, ये हमारे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, राइट सीक्वेंस है, A, B, C, D और E। चलते हैं फटाफट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखो मैंने पूरे 30 क्वेश्चंस लिए हैं साइंस वाले पार्ट के। मैंने इनमें पेडागोजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको भी लिया है, क्योंकि आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते फिर कहाँ से आप मैच करते। तो आपको इस एक वीडियो में ही सब कुछ मिल जाएगा। पूरे सीटेट पेपर 2 आज का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है ना, उसके 30 के 30 क्वेश्चंस को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। Which of the following task would not contribute to developing scientific temper among students? देखो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि स्टूडेंट में सोचना, सवाल करना, रीजन देना, एक्सपेरिमेंट करना जैसे साइंटिफिक हैबिट्स डेवलप हो। क्लियर, देखो मैंने आपको ये बताया था ना कि ये नोट, ये नेवर, ये वर्ड इनके सीटेट के फेवरेट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए देखो आप, रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस। देखो साइंटिफिक टेम्पर, सोचना, ये मतलब रीडिंग करना, एक सिर्फ पॉइंट्स या रूल पढ़ लेने से स्टूडेंट में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो सोच होती है, ना एक्सपेरिमेंट होता है, ना क्वेश्चनिंग होती है। क्लियर, साइंटिफिक टेम्पर कब डेवलप होगा, जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो हमारा 2, 3, 4 है ये राइट है, और ऑप्शन ए जो है हमारा वो रॉन्ग है, और इसने रॉन्ग ही पूछा है। चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू ग्रेड 7 लर्नर्स एज पर द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। देखो इंक्वायरी बेस्ड जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद, साइंस का मतलब ही यही है कि खुद से एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना, टेस्ट करते हैं, उसमें बच्चे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। डिफाइन द टर्म सोनरस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गिव अ सेट ऑफ मटीरियल्स टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। यस, दिस इज द राइट आंसर। बच्चे क्या करेंगे, इसमें खुद से वो पहचानेंगे, करेंगे कि हाँ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ। क्लियर, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 2। देखो अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन्होंने 4। सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड्स टू इंट्रोड्यूस इन अपर प्राइमरी स्टेज टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, फिर थर्ड है, और इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, कौन सा इसका रीजन को वो बता रहा है कि सही है। देखो इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, जरूरी है ना सिस्टेमैटिक एक्सपेरिमेंट डालना।
एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। और जो स्टेटमेंट 3 है वो मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड बाय एन इंडक्टिव अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही करवाना सही रहता है। तो इसमें देखो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 3। दोनों स्टेटमेंट सही है और जो एस है 3 वाली है वो उसका सही रीजन दे रही है स्टेटमेंट 1 का। इस तरीके से था क्वेश्चन। देखो बच्चों, मुझे जिस तरीके से बच्चों ने फोटो क्लिक करके भेजा है ना, मैंने उसी बेस पे बनाया है। 1-2 वर्ड हो सकता है इधर उधर हो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल एकदम क्लियर एग्जैक्ट हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शीना राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन हर नोटबुक। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। A desert plant has very small size leaves. Small size leaves help in reducing loss of water. देखो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि which of the following is true। देखो वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है ना, ऑब्जर्व कर रही है कि भाई ये कैक्टस क्या है, एक डेजर्ट प्लांट है। दूसरे में भी उसने ऑब्जर्व किया कि इसकी छोटी छोटी लीव्स है। आप सपोज करो कि आपके हैंड में प्लांट है और आप उसको देख रहे हो कि ये हाँ डेजर्ट प्लांट है और इसकी स्मॉल लीव्स है, ठीक है। और वो फिर उनको लीव्स को ये भी कह रही है कि ये स्मॉल लीव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑब्जर्व हो गया, सेकंड में भी उसने ऑब्जर्व किया और फिर उसका ये बताना कि ये स्मॉल साइज, ये रीजन बताता है जो पहले से ऑब्जर्वेशन पहले से ऑब्जर्वेशंस से निकाला गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ टेस्टेबल क्वेश्चन। देखो कौन सा टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन 1, व्हेन विल फॉसिल फ्यूल्स रन आउट। ये ही हमारा आंसर है, ये कोई टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टेस्टेबल क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से वेरीफाई किया जा सके। क्लियर। बाकी के तीनों क्वेश्चन जो है वो टेस्टेबल क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन 2 में देखो, व्हाट डज एन अर्थवॉर्म ईट, ठीक है। तो ये टेस्ट हो रहा है ना कि अर्थवॉर्म, सारे के सारे क्वेश्चंस के रीजन है। लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कोई ना ऑब्जर्वेशन है, ना कोई एक्सपेरिमेंट है, ना कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा, ना कोई वेरिफिकेशन हो रही, ठीक है बच्चों। बाकी सभी ऑप्शंस के कुछ ना कुछ है, रीजंस भी हैं, उनको टेस्ट भी किया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है और उनके कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस भी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पेपर लेंदी आया था। ऐसा मैंने आपको बार बार बताया, अपनी हर एक वीडियो में बताया कि पेपर बहुत लेंदी आएगा, सीधे सीधे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ठीक है। जो सीटेट है वो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करता है। रीड द एक्सरप्ट गिवन बिलो, इसको पूरे को रीड करो। देखो, आ टीचर अरेंज अ फन ट्रिप कुतुब मीनार फॉर हर लर्नर। द लर्नर सो the iron pillar in the Qutub complex. The teacher asked the learner to note down the detail displayed about the pillar that is 1600 year old and rust resistance. She also asked them to write those iron items in their house which are being used regularly and are rusted and think of cause rusting and ways to prevent rusting. देखो इसमें कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप हो रही है, अबव मेंशन एक्टिविटी। सोचो, आप खुद से सोचो कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है और आप इसका क्या आंसर लगा कर आए हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, मैं आपको बताती हूँ। इस एक्टिविटी में टीचर लर्नर को कुतुब मीनार लेकर जाती है, ये क्लियर हो गया, और वहाँ पे आयरन पिलर को ऑब्जर्व करवाती है। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है बच्चों। सबसे पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। उसके बाद बच्चों को क्या बोला गया कि ये देखो उनकी प्रॉपर्टी नोट करो, रस्ट रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको नोट करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं बच्चे, और जो रस्टेड है और जो नहीं है उनको एक ग्रुप, अलग अलग उनको ग्रुप बनाओ। तो इसमें निष्कर्ष भी निकल रहा है, रस्ट होने के कॉजेज और उससे बचाव के तरीके पर लॉजिकली, मतलब बच्चों को सोचने के लिए बोला गया है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन,
और लास्ट में, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, बच्चों ने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उनको क्लासिफाई किया और उसके बाद उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला। तो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या है वो ऑप्शन सी है। हो सकता है ऑप्शन 1-2 इधर उधर हो, फर्स्ट वाले में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था वैसे तो यहाँ पे, पर आप एक बार चेक कर लेना अपने पेपर में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एज रिकमेंडेड बाय द NCF 2005। देखो, जो NCF 2005 में ना जो क्लियरली रिकमेंड की गई है उसमें क्या है कि जो प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि साइंस करिकुलम में बच्चे साइंटिफिक प्रोसेस जैसे कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस बनाना, इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटेशन में मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होना, ये बात NCF 2005 में क्लियरली बताई गई है। तो अब ऑप्शन को आप खुद ध्यान से देखो, नोट आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो सही है, हाइपोथेसिस वाला है। तो ऑप्शन बी देखो, स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट की लिस्ट बनाना, ये तो एक रोट लर्निंग हो गई ना, रोट लर्निंग है, लिस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें ना कोई ऑब्जर्वेशन है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना रीजनिंग है, और प्रोसेस वैलिडिटी भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन इंक्लूड इंटरेस्टिंग anecdotes from the past. One such story is that of accidental discovery of silk in China and the role of travelers and traders in introducing silk to the rest of the world through the Silk Route. What objectives of science teaching learning are being fulfilled by including the above in the textbook? देखो, साइंस टेक्स्ट बुक में सिल्क की डिस्कवरी जैसे एनेक्डोट्स का यूज सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। क्लियर, नेचर ऑफ साइंस को समझना, समझ रहे हो? तो ऑप्शन ए तो सही है बिल्कुल। सेकंड देखो क्या है, सिल्क की डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी, ये तो क्लियर है। अब सेकंड देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना, सिल्क रूट, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स का रोल स्टूडेंट को साइंस की, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। साइंस का सोशल और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना, ये भी सही है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ए, बी और सी। क्लियर, इससे कोई बर्डन ऑफ साइंस का ये तो कोई है ही नहीं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ साइंस कंटेंट बाय इंक्लूडिंग फन स्टोरी। तो ए, बी, सी हमारा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आप सभी अपने क्वेश्चन बताना कितने आपके सही हुए हैं और क्या आप वहाँ पे टिक करके आए हो, इसका आप यही लगा के आए हो, ए, बी और सी, ऑप्शन 1। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कमेंट करके, और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिचुएशन ए क्या है, ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ फ्रूट्स इन ए होरिजन एंड बी होरिजन is an advantage for absorption of water and minerals. C horizon is rich in humus which makes soil soft and porous. Choose the correct option. देखो, इसमें क्या बताया गया है इन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से सुनो, ए होराइजन और बी होराइजन में रूट्स का ग्रोथ और ब्रांचिंग होना वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन के लिए फायदेमंद होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर, अब ए होराइजन टॉप सोयल ह्यूमस वाटर और न्यूट्रिएंट से रिच होती है, और बी जो होती है में मिनरल्स एक्यूमुलेट होते हैं, इसीलिए रूट्स का इन दोनों होराइजन से फैलना एब्जॉर्प्शन के लिए बेनिफिशियल होता है, तो बी भी सही है। क्लियर, अब जो सी होराइजन है उसमें ह्यूमस से रिच होता है और सोयल को सॉफ्ट और पोरस बनाता है, ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर, सी वाला जो सिचुएशन है ये गलत है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका क्या है, ओनली ए इज ट्रू, ये वाला। क्लियर। और इसने पूछा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिचुएशन ए दी और सिचुएशन बी दी। सिचुएशन ए बिल्कुल सही है, सही बात कह रही है, बी बिल्कुल गलत है जो कि सही नहीं है। इसने पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, आप एक बार अपने चेक कर लेना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू 3 मीडिया ए बी सी एंड विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। देखो इसने ना, ये एक वो है, लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ए बी सी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में। तो उसको ये बताया इन्होंने, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ट्रांजिशन और चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इसका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है बच्चों। ये ना थोड़ा धुंधला था उसमें, तो मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया, मैं इसको बाद में कमेंट करके आपको बता दूंगी इसका सही कैसे था ये। देखो जो एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो मीडियम चेंज होने पर नहीं बदलती। क्लियर। लेकिन वेवलेंथ और स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 2 पॉजिटिव चार्जेस, द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। तो देखो ऑप्शन ए बी और सी और डी ये दे रखे हैं यहाँ पे। देखो थोड़ा मैं इसको आपको बताती हूँ कि मास नंबर इन्होंने दिया 27, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है 14। क्लियर। अब हमें फाइंडिंग किसकी करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर। इसमें से हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, प्रोटॉन्स की वो निकालेंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 27 माइनस 14, 13 आ गया हमारा। फिर इसमें क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेप 1, अ फ्यू स्पून्स ऑफ शुगर आर डिजोल्व इन अ वाटर टू प्रिपेयर अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप। स्टेप 2 में क्या किया, शुगर सिरप इज हीटेड ऑन लो फ्लेम टिल इट क्रेमलाइज। देखो इसमें क्या है, ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने आपको कराया था आपके अगर याद हो। देखो मैं आपको थोड़ा इसको समझाती हूँ क्लियरली। स्टेप 1 में शुगर को पानी में घोला गया, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना। क्लियर। उसके बाद ये कौन सा चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्लियर। अब दूसरे में देखो क्या है, शुगर सिरप को हीट किया गया, ठीक है, और उस हीट किया गया और क्रेमलाइजेशन हुआ, हीट से नया पदार्थ बना, कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये किस टाइप का चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4। स्टेप 1 इज अ फिजिकल चेंज एंड स्टेप 2 इज द केमिकल चेंज। क्लियर। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको पता होगा, फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, और केमिकल चेंज में कोई नया पदार्थ बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीजन के ऊपर है ये। एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। रीजन क्या कह रहा है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक। इसमें से कौन सा सही है, देखो जो एनोडाइजिंग है ना, इज अ मेथड है टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। क्लियर। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम पर जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाता है ना, जो कोरोजन से बचाती है। तो इसका जो रीजन है, जो ऑप्शन ए है, असर्शन है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका रीजन है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ जिंक, ये हमारा क्या है, ये फॉल्स है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 2। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। देखो इसमें भी ना जहाँ तक मतलब मुझे पता चला है कि इसमें शायद इन्होंने ना एसिड, इस क्वेश्चन में सॉल्ट फॉर्मेशन एसिड प्लस बेस का कॉन्सेप्ट चेक किया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 2, ये वाला इसका राइट आंसर है। आप चेक कर लेना आप इसका क्या टिक करके आए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, उसमें अच्छे से विजिबल नहीं था, आप चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ ओवरीज इन फीमेल। देखो इसका मैं आपको स्टेटमेंट समझो आप। देखो प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में ओवरी का साइज बढ़ता है, सीधी सी बात है। तो इसमें देखो 3 में है और ऑप्शन 1 में है इन लॉज, ठीक है, साइज बढ़ता है। उसके बाद देखो जो ओवरीज है ना उससे एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोजन कौन से वाले ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन ए हमारा कट हो गया। अब हमारा बचा है ऑप्शन, देखो ये वाला 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर है यहाँ पे जहाँ तक है। इसके बाद देखो क्या होगा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। इन सब हार्मोन्स की प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है। राइट आंसर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन की जितने भी ऑल हार्मोन्स के जो प्रोडक्शन का कंट्रोल है ना वो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड करती है। कई बार मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अ सर्किट कंप्राइजिंग 3 identical bulbs and a switch connected to 4 different arrangement, in which arrangement will be bulbs glow the brightest। देखो एक अरेंजमेंट बी है, सी है, डी है, ए है। इसमें क्या है, देखो बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, बल्ब पर मिलने वाले पोटेंशियल डिफरेंस पर, वोल्टेज पर, और उसमें फ्लो होने वाले करंट पर, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में हर बल्ब को सोर्स का पूरा वोल्टेज मिलता है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है, इसीलिए बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है। क्लियर। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बल्ब में डिवाइड हो जाता है, हर बल्ब को कम वोल्टेज मिलता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, अरेंजमेंट बी, ऑल बल्ब्स इन अ पैरेलल। क्लियर। बाकी सब में क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ब्राइटनेस जो होगा वो बाकी सब में कम होगा। ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अ टीचर वांट्स टू असेस स्टूडेंट्स प्रायर कंसेप्शंस बिफोर फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन क्लास 6। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू। देखो एक टीचर है, जब कोई टीचर जब प्रायर कंसेप्शंस सबसे जो बच्चे की पहले से सोच है उसे असेस करती है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, असेस स्टूडेंट प्रायर कंसेप्शन, ताकि टीचर को पता चल सके कि स्टूडेंट्स फोर्स के बारे में पहले से क्या समझते हैं और उनके दिमाग में क्या है। क्लियर। तो हमारा जो इसका बी है, देखो बी सही है। और असेस स्टूडेंट, नो असेसमेंट तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे। डिटरमाइन द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू अडोप्टेड, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी अडोप्टेड, बिल्कुल सही बात है। और डी नहीं, डिफाइन थोड़ा ही ना कर रही है वो फोर्स को, वो तो एक प्रायर कॉन्सेप्शन को एसेस करना चाह रही है बच्चों की, कि जिससे पता चल जाए कि उनको पहले से उस टॉपिक के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बी और सी। देखो कौन से ऑप्शन में है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। 18 का क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 19। Before formally starting the lesson on force in class 6, a teacher present a situation. For what purpose will the teacher use the student's response? ये सेम है बेटा, रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एनसीएफ से देखो 2-3 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब है साइंस पढ़ना प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि प्रोसेस के थ्रू कैसे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन, लॉजिकल रीजनिंग। ये ऑप्शंस क्या कह रहे हैं बाकी जो हैं, डज नॉट,
ये भी देख लेना आप, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, लेकिन एक जो ऑप्शन पीरियोडिक टेस्ट से एलिमेंट की लिस्ट बनाना, ऑप्शन सी रॉन्ग है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। बाकी सारे के सारे सही हैं, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ बच्चा कर रहा है, उनसे जान रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, पूरा डिस्कशन हो रहा है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो रही है, उनकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन इंक्लूड इंटरेस्टिंग, ये हो गया, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाएगा, इनमें सबसे जो मतलब वो है, बताओ कौन सा ऑप्शन लगा के आए हो आप। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ डिपेंड किसके ऊपर करती है, करंट के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर, नेचर ऑफ कोर पर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन बेस्ट होता है इसके लिए, तो हमारा जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन 4। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, वाई इज इट डिफिकल्ट टू कट विद अ ब्लंट नाइफ एज कंपेयर टू अ शार्प वन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन, पहले देखो मैं इसको एक बार थोड़ा ना कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ आपको। एक प्रेशर का फॉर्मूला याद रखो आप, जो शार्प नाइफ होगा ना उसकी जो एज होगी वो बहुत पतली होगी, शार्प नाइफ अगर होगा उसकी जो एज होगी वो पतली होगी। जब उसकी एज पतली होगी तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, सेम फोर्स पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसीलिए आसानी से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा उससे, क्लियर। लेकिन जो ब्लंट नाइफ होगा एज उसकी मोटी होगी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, इसीलिए कट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस। देखो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ये लास्ट PYQs का क्वेश्चन है, बिल्कुल यूं का यूं ही मैंने आपको कराया हुआ है। ऐसे कौन कौन से सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सीधा सीधा जवाब है इसका, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। देखो कहाँ पे है, ये रहा, मैंने आपको बोला भी था कि इनको याद कर लेना, क्यों नहीं है, देखो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस का मतलब होता है फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में तोड़ना ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। अब ऑर्गन्स को का रोल देखो आप, ईसोफेगस क्या करता है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है, कोई डाइजेशन नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन है, वो क्या करती है, वाटर और साल्ट को ऑब्जर्व करती है, कोई केमिकल डाइजेशन नहीं हो रहा। रेक्टम क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 24 वाले का। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। बी देखो, टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स, स्नेक ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन डज नॉट हैव लंग्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है। देखो ए देखो, अर्थवर्म स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके लंग्स नहीं होते हैं, राइट, ऑप्शन ए सही है। टैडपोल है देखो, वो भी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनके भी कोई लंग्स नहीं होते। टैडपोल की जो फ्रॉग का जो लार्वा स्टेज होती है ना, जो एक्वेटिक होता है, गिल्स से सांस लेता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, हमारा ऑप्शन 4, ए और बी ट्रू है, सी हमारा सही नहीं है, सी इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई XYZ। ये देखो मैंने आपको बताया था कि एक फीमेल और मेल फ्लावरिंग प्लांट का मैंने आपको ये स्ट्रक्चर कितनी बार मैंने आपको समझाई है अपनी सीरीज के अंदर, ठीक है। XYZ और W। X बताओ क्या है, द पार्ट विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, बताओ पोलन ग्रेन कौन सा ऐसा पार्ट है जो पोलन मतलब कि जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। एंथर, देखो एंथर कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये दोनों देखो एंथर है, राइट। अब देखो
द पार्ट वाई में देखो, द पार्ट वेयर फीमेल गैमिट्स इज फॉर्म्ड। ओवरी, देखो कौन से ऑप्शन में है, 2 वाला देखो, ओवरी है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर पोलन ग्रेन जर्मिनेट। स्टिग्मा, ये रहा, सही है बिल्कुल। और उसके बाद देखो, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, पेटल्स। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा, वो इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बिल्कुल फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको सब अच्छे से समझाया था कि देखो ये पार्ट्स होते हैं, इस क्वेश्चन को ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से कर लेना। पता नहीं आपने वो देखी है सीरीज या नहीं देखी। अगर नहीं देखी, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियोस देखो। अगर आप रियल में सीटेट को सीरियसली ले रहे हो तो एक एक वीडियो को जाके चेक करो, देखो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीवेज ट्रीटमेंट इज इसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीजेज एंड डेथ्स। रीजन क्या है? सीवेज इज सॉलिड वेस्ट विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सोयल पोल्यूशन। देखो ए तो सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बी है ना, आर जो है इसका रीजन है वो फॉल्स है। वो फॉल्स क्यों है, समझो इस चीज को। देखो जो सीवेज है ना वो एक सॉलिड वेस्ट है, इसने ये बोला है, और वो वाटर पोल्यूशन और सोयल पोल्यूशन करता है, ये फॉल्स है। सीवेज लिक्विड वेस्ट होता है, इसमें जो डिजोल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं ना वो होती हैं, इसीलिए ये ओनली सॉलिड नहीं होता है। तो ए सही है और आर फॉल्स है। अब देखो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये बात कह रहा है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। 27 का क्या है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 28। 2 आइडेंटिकल मेटल कंटेनर्स आर टेकन। कंटेनर ए पेंटेड विद ब्लैक कंटेनर और बी को पेंट कर दिया वाइट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो इसमें क्या है, जो ब्लैक सरफेस होता है ना वो हीट का गुड अब्जॉर्बर होता है। क्लियर? ये बात समझो, आप पहले समझो जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। गुड अब्जॉर्बर होता है और गुड एमिटर होता है। जो वाइट सरफेस होता है वो हीट का पुअर अब्जॉर्बर और पुअर एमिटर होता है। तो इसीलिए कंटेनर ए ब्लैक धूप में जल्दी गर्म होता है और छांव में जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 2। क्लियर? क्यों? ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट हीट फास्टर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 29। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट हैव नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम। स्टेटमेंट 2 देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क इवन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन स्टेटमेंट 1 देखो, ऑब्जेक्ट जीरो मैकेनिक, ये बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके सही है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। You are provided with China rose indicator. Identify the nature of solution A, B and C. देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ। जो चाइना रोज होता है ना वो एक इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर का कलर बिहेवियर याद रखो आप। वो एसिडिक सॉल्यूशन में तो होगा डार्क पिंक, क्लियर, और बेसिक सॉल्यूशन में होगा ग्रीन, समझ रहे हो, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में होगा वो नो कलर चेंज। अब टेस्ट ट्यूब देखो क्या कह रही है। टेस्ट ट्यूब ए में क्या है? नो चेंज इन कलर, न्यूट्रल। बी में क्या है? ग्रीन कलर, बेसिक है। सी क्या है टेस्ट ट्यूब में? सी सॉल्यूशन क्या है? मैजेंटा कलर, एसिडिक। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? तो बच्चों आई होप आप सब ने एक एक क्वेश्चन अपना मैच कर लिया होगा। सभी अपना स्कोर बताना, ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है यही एनालिसिस आपको सीटेट क्वालिफाइड बना दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आंसर की से लेकर रिजल्ट तक सिर्फ यहीं। अगर एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।